चूक ना तू कोई भी कसर। हो नदी गहरी या हो लहरें बेमिसाल, हौसलों को बना लेता है नाविक अपनी पतवार। आए आंधी या आए लाख तूफान, ऊंची कर लेता है सारस अपनी उड़ान। आसानी से नहीं मिलती कोई मंजिल, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से नहीं बनता सपनों का घरौंदा, तिनका तिनका जोड़ना पड़ता है। करना है अगर मुट्ठी में ये जहान, भर लो तुम भी बाज सी उड़ान। पहन लो हौसला नाविक सा, छू लो तुम भी आसमान, छू लो आसमान। नमस्कार, मैं हूं यशोधन राणा। स्वागत है आपका हमारे शो छू लो आसमान में। मैं, आप, हमने कभी ना कभी किसी ना किसी परीक्षा, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता में हिस्सा लिया होगा। हम में से कुछ ने इसमें प्रथम स्थान भी पाया होगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो लोग प्रथम स्थान पाते हैं, क्या ये उनके उसी समय के कर्म का नतीजा होता है या फिर इसके पीछे कोई और वजह होती है? मेरा यह मानना है कि जो भी परीक्षा, प्रतिस्पर्धा या जीवन में प्रथम स्थान पाता है, उसके पीछे एक पूरी कहानी होती है। ऐसा ही कुछ मानना है हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। उनका कहना है कि अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलो। और ऐसा ही कुछ संबंध है हमारे आज के मेहमान किसान के साथ। उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलें और रुकावटों का सामना किया, पर वो रुके नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपने मार्ग में आने वाली सभी मुसीबतों और रुकावटों का सामना किया और आखिरकार कृषि क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आइए देखते हैं उनकी जीवन यात्रा। ये क्या है? मिट्टी, जमीन, धरती। धरती हमारी क्या है? माँ। धरती माता कहते हैं हम उसे। और उसी पे तुमने रसायन डाल डाल कर बीमार कर दिया उसे। बीमार कर दिया अपनी माँ को। देखो, गौर से देखो, तुम्हारी माँ रो रही है। बीमार किया है तुमने उसे। ये है हुक्मचंद पटीदार। आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। राजस्थान का झालावाड़ जिला। और यहाँ के मानपुरा गांव में हुक्मचंद का जन्म हुआ। उनके माता पिता दोनों किसान थे। पुरखों के समय से उनके यहाँ कृषि कार्य होता आ रहा था।
हुकुमचंद की प्रारंभिक शिक्षा मानपुरा और आसपास के गांव में हुई। वो पढ़ाई के लिए रोज नदी पार करके विद्यालय जाया करते थे। हुकुमचंद अपने 4 भाइयों में सबसे बड़े भाई थे। उनके माता पिता एक गरीब किसान थे और उनके लिए 4 बच्चों की पढ़ाई लिखाई संभव नहीं थी। हुकुमचंद को घर की आर्थिक स्थिति का एहसास था। उन्होंने बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाते हुए 10वीं कक्षा के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। ताकि उनके छोटे भाइयों को शिक्षा मिल सके। इसके बाद हुकुमचंद माता पिता के साथ खेती का काम करने लगे। साथ ही इसी समय वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के संपर्क में आए। और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। यहाँ रहते हुए देश और मानवता के प्रति उनकी सोच और व्यक्तित्व में बदलाव आने लगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सहभागिता के साथ वो अपना कृषि कार्य भी कर रहे थे। और ये समय रासायनिक खेती का था। ज्यादातर किसान रासायनिक खेती करते थे। हुकुमचंद जी भी इससे अछूते नहीं रहे। और वो भी नियमित रूप से अपने खेतों में रासायन फर्टिलाइजर का प्रयोग करने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके गांव में पक्षी कम होते जा रहे हैं। पक्षी उनके गांव से दूर जा रहे हैं और कुछ पक्षी दम तोड़ रहे हैं। फिर एक दिन उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक पक्षी को दम तोड़ते देखा।
इससे हुक्मचंद विचलित हो गए। हुकुमचंद, शर्मा जी। क्या हुआ? बहुत दुखी दिखाई दे रहे हो। शर्मा जी, अब क्या बताऊं, गांव से सारे पक्षी भागे जा रहे हैं और कुछ तो दम तोड़ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जानना चाहते हो कि इसके पीछे वजह क्या है? आ जाइए। इसके बाद आरएसएस स्वयं सेवक ने हुक्मचंद को समझाया कि कैसे रासायनिक खेती से जमीनें बर्बाद हो रही हैं। और उस रासायनिक खेती से उपजी फसल को खाकर मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी बर्बाद हो रहे हैं। इस आत्म अवलोकन ने हुक्मचंद को अंदर से झंझोड़ दिया। अब जब तुमने जैविक खेती करने का निश्चय कर ही लिया है, तो फिर ऐसी खेती करो दुनिया भर में तुम्हारा नाम हो। और उन्होंने निश्चय किया कि अब वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खेती करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की बातों ने हुक्मचंद का हौसला बढ़ाया। वो उत्साहित हो उठे और साथ ही उनका निश्चय दृढ़ निश्चय में बदल गया। इसके बाद हुक्मचंद जी ने अपना निर्णय परिवार वालों के साथ साझा किया। और पूरे परिवार ने उनका साथ दिया। लेकिन परिवार के साथ के पश्चात भी ये राह इतनी आसान नहीं थी। वर्षों से खेतों में रसायन डालने की वजह से खेत की जमीन बर्बाद हो चुकी थी। हुक्मचंद को समझ में आया कि इतने सालों वाली रासायनिक जमीन एक दिन में ठीक नहीं हो पाएगी। इसके लिए संयम और हौसला रखना पड़ेगा। और हुक्मचंद के इस इरादे में 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। दूसरा, गौ वैज्ञानिक राजविद्या शर्मा। और तीसरा, गांव के साहूकार जिन्होंने हुक्मचंद को जैविक खेती में कर्ज देकर उनकी मदद की। इनके सहयोग और साथ के बाद भी रास्ता कठिन था, क्योंकि रास्ता काफी लंबा था। जमीन को स्वस्थ करने के लिए सबसे पहले हुक्मचंद ने गौ आधारित जमीन की उर्वरकता के लिए काम करना शुरू किया।
और पहले साल की खेती से हुक्मचंद को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन हुक्मचंद इससे विचलित नहीं हुए। वो जानते थे रास्ता लंबा है। उन्होंने अपने साथ साथ घर के सारे खर्चे कम कर दिए। पूरा परिवार एक साथ कम में जीने की आदत डालने लगा। लेकिन ये तो घर के लोग थे। लोग आलोचना और कटाक्ष करने लगे। लेकिन हुक्मचंद अपने इरादों में अडिग रहे। और फिर 3 साल के कठिन परिश्रम के बाद फल आना शुरू हुआ और हुक्मचंद को खेती से लाभ होने लगा। उस समय हुक्मचंद राजस्थान में पहले जैविक खेती करने वाले किसान थे। बाहर से तो आलोचना आनी थी। जिसकी वजह से अखबारों में इसकी चर्चा होने लगी। और फिर केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आने वाली संस्था एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट अथॉरिटी के लोग हुक्मचंद के यहां आए। और उनके द्वारा टेस्ट में पाया गया कि हुक्मचंद का खेत पूर्णतः जैविक है। इसके बाद हुक्मचंद के खेतों को केंद्र सरकार के अंतर्गत ऑर्गेनिक फार्म की सूची में रजिस्टर किया गया, जिससे खबर और लोगों तक पहुंची। और फिर कलकत्ता के कुछ व्यापारी जो कि कृषि प्रोडक्ट्स विदेशों में एक्सपोर्ट किया करते थे, वो हुक्मचंद के गांव आए। उन्होंने हुक्मचंद की कुछ फसल जैसे धनिया, मेथी, सौंफ और अदरक, इसके सैंपल लेकर विदेशों में भेजे। जहां जर्मनी के एक लैब में टेस्ट द्वारा पाया गया कि हुक्मचंद की सारी फसल 100% ऑर्गेनिक है, जैविक है।
इसके बाद विदेशों में हुक्मचंद की फसल की मांग बढ़ गई। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हुक्मचंद की फसल अपने यहां मंगवाने लगे। हुक्मचंद की सफलता देखकर गांव के दूसरे लोग भी प्रभावित हुए और उन्होंने भी जैविक खेती अपनाई। हुक्मचंद जी ने भी उनकी मदद की और उन्हें जैविक खेती की विधि समझाई। हुक्मचंद पटीदार आज एक सफल किसान है। उनकी इस सफलता का हर्ष यदि परिवार और गांव वालों ने मनाया, तो साथ ही सरकार ने भी इसे संज्ञान में लेते हुए कई तरह के सम्मानों से हुक्मचंद को सम्मानित किया। जिसमें सबसे प्रमुख राजस्थान सरकार द्वारा बेस्ट ऑर्गेनिक फार्मर का अवार्ड और 2019 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पुरखों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हुक्मचंद और उनका पूरा परिवार कृषि कार्य कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे वो सिर्फ और सिर्फ जैविक खेती करते हैं और अपने इस प्रयास से हुक्मचंद देश, समाज, मानवता और प्रकृति की मदद कर रहे हैं। हुक्मचंद के इस प्रयास, उनकी जीवन यात्रा को अभिनंदन एवं नमन। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान हुक्मचंद पाटीदार से। बस थोड़ा सा इंतजार, एक छोटे से ब्रेक के बाद। राजस्थान में जैविक खेती करने वाले पहले किसान हैं। जी। कैसे कर पाए आप ये सब? हम पहले रासायनिक खेती करते थे, बाद में उसको किसी मोरों ने खाया, मोर मारे गए। उसके बाद मोर को सियारों ने खाया, वो मारे गए। फिर बाज, गिद्ध जो आसमान में उड़ने वाले हैं वो मारे गए। ऐसी अनेक जीवों की श्रृंखला उस पेस्टिसाइड से मारी गई। छू लो आसमान। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। छू लो आसमान। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। कोरोना महामारी की वजह से हम अपने स्टूडियो से यहां बाहर प्रकृति में तो आ गए, लेकिन हमारे आज के मेहमान हुक्मचंद जी यहां नहीं आ पा रहे हैं, पर हम आपकी मुलाकात उनसे जरूर कराएंगे तकनीक के जरिए। तो चलिए मिलते हैं पद्मश्री से सम्मानित मानपुरा राजस्थान के किसान हुक्मचंद पाटीदार से। हुक्मचंद जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे शो में। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आपसे सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप राजस्थान में जैविक खेती करने वाले पहले किसान हैं। जी। कैसे कर पाए आप ये सब? राजस्थान एक सूखा प्रदेश है और ये हमारा जो पूरब, दक्षिण पूरब का जो राजस्थान है, ये एक बहुत बड़ा पानी से, नदियों से घिरा हुआ प्रदेश है और बहुत उपजाऊ यहाँ की काली दोमट मिट्टी यहाँ पे मानी जाती है। दरअसल यहाँ पे प्रथम कुछ ऐसा हमारे प्रकृति प्रदत्त कुछ जीव
जो हमारे नुकसान कर गए थे। कुछ सोयाबीन की खेती में हमने जीवों को, जो हम पहले रासायनिक खेती करते थे, बाद में उसको किसी मोरों ने खाया, मोर मारे गए। उसके बाद मोर को सियारों ने खाया, वो मारे गए। फिर बाज, गिद्ध जो आसमान में उड़ने वाले हैं, वो मारे गए। ऐसी अनेक जीवों की श्रृंखला उस पेस्टिसाइड से मारी गई। अच्छा, हमारा पूरा गांव मोरों से बहुत प्यार करता है। जब एक साथ 70 मोरों की जब डेड बॉडी हमारे यहाँ पे नज़र आने लगी तो एक हलचल मची पूरे ग्राम में, और हमने प्रयास किया कि कैसे एक सफल मॉडल तैयार करके और हम इस कृषि से बदलाव लाएंगे। अच्छा, एक ऐसा दृढ़ संकल्प लेके, और हमने दूसरे ही दिन से इसके ऊपर कार्य प्रारंभ कर दिया। आपने जैविक खेती के बारे में पहली बार कैसे सोचा? जैविक खेती हमारे पूर्वज, हमारे परंपरागत तरीके से हमारे पूर्वज करते चले आ रहे थे, और रासायनिक खेती से होने वाले जो नुकसान जिस समय हमारे सामने आने लगे, तो हमारे पर्यावरण, हमारे प्रकृति से जुड़े जीव, हमारे पेड़ पौधों पे, हमारे अन्न पे और मानव स्वास्थ्य के ऊपर, यहाँ तक कि हमारे दुधारू पशु जो पालतू जानवर थे उनके ऊपर भी इनका असर आने लगा। अच्छा, तो फिर हमने सोचा क्यों ना हम कृषि में बदलाव करके कुछ भौतिकवादी सुखों को, हमारी इच्छाओं को कम करेंगे और हमारी उपज कम होगी, तो एक समाज को सामने एक अच्छा अनाज प्रस्तुत करेंगे, ताकि सारा देश, गांव, परिवार सब एक स्वस्थ जीवन जी सके। हुकुमचंद जी, जब आप खेती करने उतरे जी, तो आपके गांव वालों ने आपकी बहुत आलोचना की, तो कैसे सामना किया आपने उन आलोचनाओं का? ये मनुष्य का एक प्रकृति प्रदत्त एक आदत सबकी होती है। उसे मैं ये बोलता हूँ कि प्रत्येक जीव मात्र जो ब्रह्मांड में जन्मा है, उसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण एक प्रकृति प्रदत्त एक गुण होता है। सतोगुण में काम करने वाले लोग अच्छा सोचते हैं, रजोगुण में काम करने वाले लोग अपने स्वार्थ के लिए सोचते हैं, और तमोगुण में जो पैदा होने वाले लोग एक राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो दूसरों को नुकसान पहुंचा के स्वयं खुश होते हैं। ऐसे इसलिए हमने इसकी परवाह नहीं की। हमारा स्वामी विवेकानंद का जो सिद्धांत था कि किसी दूसरे को हानि पहुंचाए, दूसरे की निंदा किए बिना अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहो, हमें सफलता निश्चित मिलेगी। हुकुमचंद जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं। जी, सुना है कि आपके दृष्टिकोण के बदलाव में संघ का भी बहुत हाथ है। हम पहले बहुत एक निम्न स्तर के किसान की दृष्टि से हम गांव में रहते थे। जैसे तैसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा लेके हम थोड़े शाखाओं में जाने लगे। फिर उसके कुछ दिनों बाद अयोध्या का जो बाबरी ढांचा विध्वंस हुआ था, उसमें कार सेवा से हमारे गांव से 65 लोग गए थे। ये एक ऐसा विषय था जो पूरे समाज के अंदर एक बहुत बड़ी हलचल थी, और ऐसा लगने लगा कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आधार बना के हम हमारे जीवन में कुछ अच्छा बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए हम राष्ट्र के बारे में सोच सकते हैं, धरती माता के बारे में सोच सकते हैं, पर्यावरण के बारे में सोच सकते हैं, और जीव जगत जो सृष्टि में उत्पत्ति हुई है उन सब के भले के बारे में हमारी एक दिशा और हमारी दृष्टि, एक समग्र दृष्टि रख के और हम आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। ऐसा हमें उनसे प्रेरणा मिली। हुकुमचंद जी, सुना है कि पिछले 20 वर्षों में आपने कोई दवाई नहीं खाई। जी, अब ऐसे कोरोना काल में ये सुनना बड़ा अद्भुत सा लगता है, तो आपने अपनी ये इम्यूनिटी ये इतनी स्ट्रांग कैसे बना ली? ये एक प्राकृतिक जीवन जीने का रहस्य है, और मैंने सीखा। मैं 12-13 साल की जब उम्र में था, मेरे दादाजी थे, वो दादाजी पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, फिर भी हमारे शरीर की जो प्राणवायु है इनके रहस्यों को बखूबी जानते थे। और कभी कभी हम बाबा की गोद में बैठते थे तो वो इन रहस्यों को मेरे को बताया करते थे। मैंने उनके जाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया, और इस प्राणवायु को शरीर के कौन से अंग में संचालित करना है, इस कला को सीखा। और यही मेरे लिए एक ऐसा दृश्य बन गया कि मेरा शरीर एकदम स्वस्थ बनता चला गया। ना फिटनेस में मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक रही, और मैं किसी भी कार्य से घबराता नहीं था।
मेरे मानसिक संतुलन इतना मजबूत था कि मैं किसी कार्य को करने का जो एक दृढ़ संकल्प कर लेता था उसको पूरा किए बिना मैं नहीं छोड़ता था। ये मेरे को दादाजी की उस जो प्राणवायु की जो विद्या थी उसमें मेरे को देखने को मिला और इसी से मेरा शरीर स्वस्थ है। दिलचस्प है हुकुमचंद जी की बातें, आप लोगों को भी दिलचस्प लग रही होंगी। तो ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए। हमने सुना है कि आपकी खेत की जांच करने के लिए सरकार से भी कुछ लोग आए थे। ये एक बहुत उत्साहपूर्वक क्षण था सन 2015 में जब पहली बार धनिया के कुछ सैंपल बाई एयर जर्मनी को भेजे गए। ये एक इंटरनेशनल लैब है GBA जो हैम्बर्ग में स्थित है, और उसके सैंपल की जब पहली बार रिपोर्ट हमारे मेल पे एक सप्ताह बाद आई तो हम खुशी से उछल पड़े। छू लो आसमान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। हमारे साथ हैं हुकुमचंद पाटीदार। मैं इनके जीवन और इनके कार्यों से बहुत प्रभावित हूं और उत्सुक हूं इनके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए। आप भी होंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। हमने सुना है कि आपकी खेत की जांच करने के लिए सरकार से भी कुछ लोग आए थे। जी। तो उन्होंने पूरा निरीक्षण किया, तो उनका क्या रिएक्शन था आपके खेतों को देखकर? इसको जांचने के लिए आए थे। इसका दरअसल इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि हमारे जो कुछ सैंपल टेस्ट हुए थे उसमें हैवी मेटल की प्रॉब्लम आई थी, और मैंने दिल्ली एक सभा में ये विषय कुछ अधिकारियों के सामने रखा था कि एक हैवी मेटल जब हम कोई रासायनिक खाद नहीं डालते, कोई पेस्टिसाइड नहीं डालते, तो ये हैवी मेटल क्या चीज़ है, हैवी मेटल क्यों आता है, ये कहाँ से आता है? अच्छा। तो फिर उन्होंने कहा कि ये पानी का हो सकता है। तो भूजल संग्रहण के कुछ अधिकारी, डायरेक्टर इन चीफ दिल्ली से यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ के पानी वगैरह को सबको चेक किया और हमारी मृदा को चेक किया, पर अंत में हैवी मेटल का कहीं भी कोई स्रोत नहीं मिला। तब फिर कुछ अधिकारियों ने मिलके और कहा कि आप जो गोबर की खाद डालते हैं, जो फर्टिलाइज़र यहाँ पे अपने हाथों से तैयार करते हैं, इनका एक बैलेंस के रूप में डालना शुरू कीजिए, तो शायद ये कहीं ना कहीं या तो गौमूत्र अधिक डल रहा है या गोबर अधिक डल रही है, कुछ ऐसा उनका सुझाव था। और उसको एक बैलेंस के ऊपर बना के डाला तो वो हैवी मेटल की समस्या हमारी समाप्त हो गई। हुकुमचंद जी, हमने ये सुना है कि आपके कुछ फसलों के सैंपल जर्मनी भेजे गए जी, उनका टेस्ट करने के लिए, और वहां से रिपोर्ट आई कि आपकी जो फसल है वो 100% 100% जैविक है। तो कैसा लगा आपको ये सुनकर? ये एक बहुत उत्साहपूर्वक क्षण था सन 2015 में जब पहली बार धनिया के कुछ सैंपल बाई एयर जर्मनी को भेजे गए। ये एक इंटरनेशनल लैब है GBA जो हैम्बर्ग में स्थित है, और इस लैब में टेस्ट होने के बाद दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हमारे खाद्य सुरक्षा के जो नियम हैं उनको संपूर्ण मान लिया जाता है। और उसके सैंपल की जब पहली बार रिपोर्ट हमारे मेल पे एक सप्ताह बाद आई तो हम खुशी से उछल पड़े कि एक छोटे से गांव में जिस तरह से खेती का मॉडल हमने सामने रखा है, रिपोर्ट इतनी बेहतर आई है। उससे जर्मनी का जो वो लैब के जो अधिकारी थे वो भी काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने इसको गूगल पे और नेट के जरिए डाल दिया, जिसके बाद से अनेक देशों के जो बायर्स हैं, कुछ लोग हैं यहाँ पे मिलने के लिए, कुछ सलाह लेने के लिए यहाँ पे बड़ी मात्रा में आने लगे थे। आप जैविक खेती मॉडल के बारे में कुछ हमें बताइए। जैविक खेती मॉडल को इसको प्रकृति एवं गौवंश आधारित जैविक कृषि का एक नाम दिया गया है। अब इसका नाम इसलिए दिया गया है कि हमें इन सब की रक्षा करना था। प्रकृति को बचाने के लिए हमें खेती में पेड़ पौधों की ज़रूरत को महसूस करके समझना पड़ा।
पेड़ पौधों से हमें दवाइयाँ बनाना पड़ा, मल्चिंग के लिए पत्तों को खेतों में डालना पड़ा, कार्बनिक खादें बनाने के लिए एक वेस्ट मटेरियल इनसे लेना पड़ा, कीट नियंत्रक बनाने के लिए जैसे नीम है, धतूरा है, आँख है, इन पौधों को शामिल करना पड़ा। तो इनको शामिल करने से एक वो किसान की ज़रूरत बन गई। किसान की ज़रूरत बन गई तो वह किसी भी पेड़ को काटने के लिए 10 बार सोचेगा, चाहेगा तो दूसरे पौधे भी लगाएगा। ये एक आवश्यकता समझ के जब पेड़ पौधों को बचाने का कोशिश किया तो हमें पर्यावरण का इसमें बचत हुआ। दूसरा विषय आता है इसमें गोवंश आधारित। अब गोवंश आधारित में जैसे जो पंचगव्य होता है, गोबर होता है, गोमूत्र होता है, दूध, दही, घी, उसके साथ हमने इसमें शहद को भी जोड़ा है और उसे एक त्वरित कंपोस्ट खाद का निर्माण किया था जो हमारी एक मित्र इकाई का उसमें समावेश हुआ। उसमें एक अमृत पानी का घोल तैयार किया और जब मृदा में डालने लगे तो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म जीवाणु बड़ी मात्रा में धरती में पैदा होने लगे जो हमारी खेती में हमारा सहायता करते थे। ये मॉडल और उन जीवों की सहायता से जिस खेती का मॉडल हमने समाज के सामने रखा उसको हमने जैविक खेती नाम दिया। हुकुमचंद जी, आपको खेती से जुड़े कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं और इसमें से आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार तो हमें पद्मश्री ही मिला है, मगर इसके साथ साथ हमें जिला स्तर के, राज्य स्तरीय अनेक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों से कितने ही पुरस्कार, कितने ही मेडल मिले हैं और मैंने इनको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि मेरे मन में कोई ऐसी इच्छा थी कि मेरे को इस कार्य के लिए कोई अवार्ड मिले, ऐसी मेरी संपूर्ण इच्छा भी नहीं थी और मैंने किसी अवार्ड के लिए कोई आवेदन नहीं किया। ये शायद कार्य को देख के और लोगों को अपनी जो कार्यशैली पसंद आई और इसलिए मेरे को अचानक रात को 25 जनवरी 2019 की रात को अचानक टेलीविज़न पे आने लगा। मैं रात्रि को सो गया था, एक बालक ने आके कहा कि बाबूजी टेलीविज़न पे आपका पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई है और एक पट्टी पे चल रहा है। तो फिर मैं बाहर निकला, देखा तो बाद में मैं हमारे आरएसएस के अधिकारियों का दिल्ली से फ़ोन आने लगे, हमारे मुख्यमंत्री का आया, हमारे सांसद का आया और रात के 2 बजे तक ऐसे टेलीफोनों की श्रृंखला चलती रही। अच्छा, मगर मैं खुशी, एक तरह से खुशी का माहौल भी था, खुश भी बहुत था, पर एक तरह से ये भी दिमाग में कल्पना थी कि जिस पुरस्कार के लिए हमने कभी सोचा नहीं था, कभी कोई मांग नहीं की थी, वो पुरस्कार हमारे पास कैसे आ गया, ये एक असमंजस की स्थिति थी। हुकुमचंद जी, जब आपको पद्मश्री मिल रहा था तो उस समय आपका क्या अनुभव था? उस अनुभव को हमारे साथ साझा कीजिए। जिस समय पुरस्कार मिल रहा था हम राष्ट्रपति भवन में थे और कैबिनेट के अनेक मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पे थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी वहाँ पे थे, मुरली मनोहर जोशी थे और रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, ऐसे अनेक 11-12 कैबिनेट मंत्री थे और हमारे जो इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले कितने ही लोग थे। बहुत खुशी का माहौल था और हमारे परिवार से भी एक बिटिया और एक लड़का गया था इसमें, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा। मन में एक खुशी का सरोवर था कि एक छोटे से गांव में रह के और हमारे काम को इतना पसंद किया गया कि आज हम अभी राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी कल्पना थी। इन सब के अलावा आप अपने परिवार का योगदान कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? परिवार के लोगों ने तो इतना, सबसे बड़ा तो हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया है, वो तो एक हमारा कर्म था, मगर उन्होंने इतनी बड़ी हौसला अफजाई की है कि आपने जो एक अच्छी आपकी दिशा और दृष्टि एक अच्छे समाज का जागरण के लिए आ रही है, इसको पूरा करने के लिए हमारा पूरा परिवार, बच्चे बच्चियों से लगा के बहुएं, छोटे भैया, माताजी ने, पिताजी ने, सब ने ज़बरदस्त है ना जो हमारी हौसला अफजाई की है और इसी के कारण हम टूट नहीं सके, क्योंकि कुछ ऐसे क्षण भी इसमें आए थे कि हमें एक बहुत बड़ी आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ा था। इसलिए अगर परिवार का संग, इनका प्रेम, इनकी हौसला अफजाई नहीं होती तो शायद उस समय हम एक बहुत बड़ी टूटन महसूस करते हैं। दोस्तों, बहुत दिलचस्प बातें चल रही हैं। मेरा तो ब्रेक लेने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन तकनीकी मजबूरी है, तो जल्दी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हुकुमचंद जी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें अपनों का
पूरा साथ मिला। वो एक क्रांतिकारी की तरह है जिन्होंने प्रण लिया था कि मैं इस धरती को रसायन मुक्त कराऊंगा, और ये आज ये उनकी जो क्रांति है बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। उनको 2019 में पद्मश्री अवार्ड मिला और वो हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था, जो एक किसान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। छू लो आसमान। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। छू लो आसमान। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। हमारे साथ हैं हुकुम चंद पाटीदार जी। दोस्तों, जब मंजिल दूर हो और वहां तक पहुंचने का रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ हो, तो अपनों का साथ बहुत जरूरी होता है। हुकुम चंद जी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें अपनों का पूरा साथ मिला। आइए देखते हैं उनके बारे में और क्या बताते हैं। हमारे पिताजी जब काम करते बंद हो गए थे, उस समय से वो पूरा परिवार को संभाल रहे हैं और उन्होंने परिवार को बेखूबी अच्छी तरह चलाया है और समाज के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। वो जैविक खेती की प्रेरणा भी पहले उनको संघ वालों से मिली, उससे उन्होंने जैविक खेती स्टार्ट की और जिसके बाद हम सब भाइयों ने मिलकर उनके साथ सहयोग किया और उस जैविक खेती को आज वो इस जगह पहुंचा सके। हम सामूहिक रूप से ही जैविक खेती करते हैं और जो शुरुआत उन्होंने की है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। फील्ड का सारा काम हम करते हैं, मगर जैविक खेती हर कोई कर सकता है, मगर उसको आगे बढ़ाना और देश विदेश में प्रचारित करना ये काम उन्होंने ही किया है। क्योंकि इसके लिए सही तरीके से बोलना, लोगों के सामने रखना, ये एक उनका ही एक उनकी कला है, ये मान लीजिए अपन। और समाज सेवा में वो जब से ही कर रहे हैं, समाज सेवा उन्होंने अब तक पीछे मुड़ के नहीं देखा है। वो समाज सेवा के लिए हमने भी उनको पूरी छूट दे रखी है, भाई आपको जहाँ जाना है जा सकते हैं और अपने समाज का भला करें। हमारे पिताजी के बाद उनका बढ़िया सहयोग मिला है, पढ़ाई कराई है, सब उन्होंने हमारे लिए, परिवार के लिए काम किए हैं। और उसके बाद जैसे हम आरएसएस से जुड़े तो आरएसएस में भी सहयोग किया है। अभी मैं भी आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ और अभी जो जैविक का हमने अभियान शुरू किया था, इसमें हमारे पूरी परिवार ने, भाई साहब ने बहुत बढ़िया सहयोग किया है और अब हम इसका मार्केटिंग का इसका काम करते हैं तो इसमें भी हमारा सहयोग करते हैं। और इनके प्रयास की वजह से आज हमारा और हमारे परिवार का, हमारे गांव का नाम देश विदेश में सब जगह फेमस हुआ है। हम जैविक खेती करते हैं और जैविक के अलावा वो आयुर्वेद की दवाएं भी देते हैं। उनसे हमें खेती करने के बारे में जानकारी मिली है। पिताजी से जो संस्कार मिले हैं अभी तक, वो बिल्कुल एक मेहनत, एक दृढ़ इच्छा शक्ति और संघर्ष हमने उनसे सीखा है। उनको 2019 में पद्मश्री अवार्ड मिला और वो हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट था, जो एक किसान के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। वो एक क्रांतिकारी की तरह है जिन्होंने प्रण लिया था कि मैं इस धरती को रसायन मुक्त कराऊंगा, और ये आज ये उनकी जो क्रांति है बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। वो हमें संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें ना जिंदगी में कभी घबराना नहीं चाहिए और मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। कहने को तो मैं उनकी बहू हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी बेटी से कम नहीं रखा है। जैसे कि जब हम ससुराल में आते हैं तो हमें ये डर होता है कि वहाँ हमें कैसा रखा जाएगा, कैसा नहीं रखा जाएगा। लेकिन मैं यहाँ आने से पहले ही फैमिली से बहुत अच्छे से परिचित थी, बाऊजी से परिचित थी और बाऊजी मुझसे शुरू से ही बेटी जैसा व्यवहार करते थे। और यहाँ आने के बाद जैसे जो साड़ी की प्रथा, घूंघट की प्रथा, वो सब उन्होंने हटवा दी है। जैसे कि मेरा पहनावा देख के आज कोई सोच नहीं सकता है कि मैं बहू हूँ या बेटी। जो भी कोई यहाँ आता है ये इसी सोच में रहता है। सभी मुझे बाऊजी की बेटी बनाकर जाते हैं। बाऊजी ने इस काम को करके सभी को एक प्रेरणा देने का काम किया है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपनी सोच से ऊपर नहीं उठ पाते हैं।
बाबूजी से सबको सीखना चाहिए कि उम्र के हिसाब से सोच बदलती रहती है और सोच को हमेशा बदलते रहना चाहिए। पापा की शुरू से एक इच्छा रही थी कि जॉब, एजुकेशन का जॉब से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हमारा जो मेन मोटिव है वो हमारी खेती है, और इसको जिस तरीके से उन्होंने आगे बढ़ाया था, तो उनकी इच्छा थी कि हम आगे से आगे ले जाए। तो चाहते थे कि जैसे जैसे आगे पीढ़ी आती जाएगी तो ये धीरे धीरे ख़त्म ना हो। हम सब चाहते थे कि ये जो हमारा उद्देश्य था, पापा का जो उद्देश्य था, वो आगे से आगे बढ़े। इसलिए हमने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद ऑर्गेनिक खेती जो किसानों को प्रॉफिटेबल नहीं हो रही थी, उसके बाद इसके मार्केटिंग पर हमारा ध्यान लगाया। तो हमारे बड़े भैया जो विजय हैं, दोनों ने मिलकर इस ऑर्गेनिक खेती की मार्केटिंग को आगे बढ़ाया, और अब हम इंडिविजुअली डायरेक्ट कस्टमर से डील करते हैं, और हमारा जितना भी प्रोडक्शन होता है खेती में उसको सीधे कस्टमर तक पहुंचाते हैं। हमारा जॉइंट फैमिली है और सब सहयोग से काम करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा मैं भी सीख चुकी हूँ। उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि ऑर्गेनिक अगर हम करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी करेगी, और उनको स्वच्छ खाना मिलेगा, स्वस्थ बनेंगे वो, और जो बीमारियाँ होंगी उनसे दूर रहेंगे। हुकुमचंद जी के परिवार और उनके अपनों को मेरा सलाम। यह बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को एक संदेश दें। किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, हमारे दर्शकगण हो, सब इस भारत माँ के पुत्र हैं, और सबका ये दायित्व बनता है कि इस कठिन परिस्थिति में और एक भीषण समय हमारे सामने अगर कृषि में बदलाव का सामने आ रहा है, कुछ संस्थाएं इसमें काम करने के लिए खड़ी भी हो रही है, उनका कंधे से कंधे मिला के मुकाबला करें। छू लो आसमान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। छू लो आसमान। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। हुकुमचंद जी का जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखे हैं। हम चाहते हैं कि हुकुमचंद जी अपने जीवन का अनुभव हमारे साथ साझा करें। जी हुकुमचंद जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को एक संदेश दें। ये देश का निर्माण राष्ट्र का नागरिक का जैसे विचार जैसे होते हैं, उससे हमारे राष्ट्र की पहचान मानी जाती है। किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, हमारे दर्शकगण हो, सब इस भारत माँ के पुत्र हैं, और सबका ये दायित्व बनता है कि इस कठिन परिस्थिति में हम कंधे से कंधा मिला के, और जो आने वाला जो एक भीषण समय हमारे सामने अगर कृषि में बदलाव का सामने आ रहा है, कुछ संस्थाएं इसमें काम करने के लिए खड़ी भी हो रही है, उनका कंधे से कंधे मिला के मुकाबला करें, और हर इस खेत से जुड़ा जो धरती पुत्र है उसकी कहीं से भी हम यथा योग्य उसकी मदद करने का ऐसा प्रयास करें, ताकि हम जो आने वाली जो परिस्थितियां जटिल हो रही है, पर्यावरण को लेके, किसान की आर्थिक स्थिति को लेके, हमारी धरती को लेके, मानव स्वास्थ्य को लेके, और हमारी संपूर्ण ब्रह्मांड की जैव विविधता को लेके, इसमें हम एक व्यापक सुधार सब मिल के देश का प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक नागरिक अगर करेगा, तो शायद हम इस युद्ध को लड़के और हम एक ऐसी स्थिति कायम करेंगे जिसके बाद फिर हमारी जो संतति होगी वो छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी होगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए समस्त दर्शक गण भी इस अभियान में किसानों की या अन्य कोई इसको धरती को सुधारने की प्रक्रिया में हमारे सामने आते हैं, कृपया उनकी मदद करें, ऐसा मेरा कहना है। आशा करता हूं कि हुकुमचंद जी का संदेश आप लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। अब समय हो गया है आप लोगों से और हुकुमचंद जी से विदा लेने का। छू लो आसमान की आगे की कड़ी में हम और भी ऐसे मेहनती और प्रयत्नशील किसानों से मिलेंगे जिन्होंने कृषि जगत में सितारा बनकर आसमान को छुआ है। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। इस उम्मीद के साथ कि आपका और हमारे देश का कृषि भविष्य उज्जवल रहे। आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मास्क पहने,
2 गज की दूरी रखें और वैक्सीन जरूर लगाएं। नमस्कार।